ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 16 और हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, फाइनल अकाउंट पढ़े, ऑडिटेड अकाउंट्स पढ़े, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी टाइम पीरियड और रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ी। देखो बेटा, तमाम कंपनीज को सिवाय प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, हर कंपनी को रिक्वायर होता है कि उसके डायरेक्टर जो है वो एक डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जो हर फाइनेंशियल ईयर की। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। देखो बेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना बेटा बेसिकली वो जो है वो एक फाइनेंशियल फिगर्स दे रही होती है। मतलब उसके अंदर सिर्फ आपको फिगर्स नजर आ रही होती है, इसके अलावा और कोई उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होती ज्यादा डिटेल में। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने खुद को अकाउंटेबल करना होता है, वो क्या करते हैं फिर कि भाई जो क्या कहते हैं अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है या कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, इन मैटर्स को अपनी एक रिपोर्ट में लिख के मेंबर्स को देते हैं ताकि तमाम कंपनीज के मामला जो है मेंबर्स के नॉलेज में आ जाए। तो इसको डायरेक्टर रिपोर्ट कहा जाता है। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट? तो भैया तमाम कंपनीज जो द बोर्ड शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इफ एप्लीकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। तो हर फाइनेंशियल ईयर का बनाना पड़ेगा, सिवाय प्राइवेट कंपनी के जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो और जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम होगा, तो उसको ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटेंट क्या होता है बेटा? तो ये वाला कंटेंट होता है, हर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्या? कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स की इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो रिकमेंड किया है, और इसके अलावा अगर कोई अमाउंट रिजर्व में लेके जा रहे हैं तो उसकी भी डिटेल देनी होगी। मिसाल के तौर पर इस बार कंपनी का 3 लाख प्रॉफिट हुआ तो ये सारा मेंबर को एज ए डिविडेंड दे देना चाहिए। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं जी हम 2 लाख का डिविडेंड देंगे, 1 लाख को रिजर्व में रख लेते हैं, ये किसी काम आ जाएगा, तो इसकी हमें पार्टिकुलर देने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स को डिटेल देनी पड़ेगी कि क्यों रिजर्व फंड में लेके जा रहे हैं। लिस्टेड कंपनी जो होगी वो मजीद 4 पॉइंट कवर करेगी कि भाई जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने वाले थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बताना होगा, कंपनी का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या बिजनेस का इफेक्ट हो रहा है वो बताना होगा। इसी तरह कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर उसने कोई एक्शन लिए हैं तो वो भी बताने होंगे। मिसाल के तौर पे कोई फलाई काम कर रही है या उसने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की है या कोई इस तरह का जो काम किया जो सोशल वेलफेयर में आता हो तो वो भी बताना होगा। और इसी तरह इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एडिक्वेसी के मतलब उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी डायरेक्टर ने अपनी ओपिनियन देनी होगी कि हमारे जो कंट्रोल्स हैं फाइनेंशियल कंट्रोल से बड़ा होता है बेटा कि जो कैश है, ये जो फाइनेंशियल फिगर होती हैं, इनवॉइसेस वगैरह होती हैं, इनके ऊपर कितना कंट्रोल होता है। मतलब कि भाई कोई अनऑथराइज्ड बंदा इसको एक्सेस ना कर सके, कोई गलत एंट्री पास ना हो, पैसा जो है ऊपर नीचे ना हो, तो इन कंट्रोल्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा तमाम पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होंगी उनको ये इंफॉर्मेशन 13 और देनी पड़नी है। अब मेरी बात सुना, किस किस को रिक्वायर है? तमाम कंपनीज को रिक्वायर है सिवाय प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम होगा। तो प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो बेटा प्राइवेट कंपनीज की डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पब्लिक कंपनीज की जो क्या कहते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट होगी उसके अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन प्लस ये 13 इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी उसके अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन, ये 13 इंफॉर्मेशन और ये 4 इंफॉर्मेशन, टोटल 17 इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए। तो लिहाजा प्राइवेट 3, पब्लिक 3 और 13 16 और लिस्टेड 3 13 16 और 4 ये कितने बनते हैं टोटल? 16 और 4 20 इंफॉर्मेशन जो है वो आनी चाहिए। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट बच्चे? यस सर। ओके जी। पब्लिक कंपनी की क्या आना चाहिए? नेम ऑफ अ पर्सन हु आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टर्स की डिटेल आनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्टिविटी, कंपनी के बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी वगैरह आनी चाहिए, मटेरियल चेंजेस अगर उसके नेचर ऑफ बिजनेस में हुई है तो वो डिटेल होनी चाहिए। इसी तरह कंपनी की कमिटमेंट्स जो है उसको अफेक्ट करने वाले कोई इवेंट्स वगैरह है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो है उनके अंदर कोई मटेरियल चेंज हुई है उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इस तरह एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी रिजर्वेशन कि ऑडिटर ने अगर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन बताई है अपने ऑडिट में कि ये वाले मामला जो है वो खराब है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होनी चाहिए।
शेयर होल्डिंग का पैटर्न मौजूद होना चाहिए कि भाई किस किस क्लास के कितने कितने शेयर्स हैं हमारे। इस तरह अगर एक कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है तो उसका जो ओरिजिनल कंट्री है उसका नेम आना चाहिए। अर्निंग पर शेयर क्या होती है बेटा, एक कंपनी के 2 लाख शेयर है और उसका इस बार 4 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर से मुराद होता है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये एक रेशियो है ₹2। तो ये एक रेशियो है बेटा बेसिकली अर्निंग पर शेयर, ये देनी होगी। इसी तरह अगर कंपनी ने कहीं पर कोई कर्जा देने में डिफॉल्ट कर दिया है तो वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज अगर कंपनी को फेस कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये इंटरनल कंट्रोल वाला रिपीट हो रहा है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर वाला भी रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन जो कमीशन स्पेसिफाई कर देगा। तो लिहाजा बेटा पब्लिक कंपनी टोटल 13 और 3 16 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। लिस्टेड कंपनी 16 और 4 20 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट कंपनीज जो होगी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा और जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडी हो तो वो सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चे? ये यस सर। डायरेक्टर रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? अप्रूव जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, साइन उसको एक सी और एक डायरेक्टर, 2 लोग जो है वो साइन कर रहे होंगे। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट से क्या बुरा है? देखो बेटा कोई भी शख्स 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या तो बाय वे ऑफ लोन, किसी को उधार देके, या बिजनेस में इन्वेस्ट करके। ऐसी बात है। यस सर। इन्वेस्टमेंट उस आप कह सकते हैं एसेट को कहा जाता है जिसके ऊपर रिटर्न मिलता है आपको, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो लोन दिया होगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मुराद किसी कंपनी के शेयर्स होंगे तो इसमें जो आपको मिलेगा वो डिविडेंड होगा। यस सर। तो लिहाजा कंपनी इन 2 के अलावा किसी और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। नहीं बच्चे, ये 2 तरीके ही हैं इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद? इन्वेस्टमेंट से मुराद लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज, किसी भी नाम से कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा हो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हाँ, ये जो डेटर वगैरह होते हैं जिनको उधार पे सेल परचेज की होती है ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एसोसिएटेड कंपनी से क्या मुराद है? देखो बेटा आप यहाँ पे एक जहन में याद रखिएगा, ए ये 2 कंपनीज है, ये 2 कंपनीज एसोसिएट कब होंगी एक दूसरे के? एसोसिएट से मुराद होता है बहने, अगर एक शख्स, कोई एक शख्स सी है, उसके पास ए के अंदर भी 20% वोटिंग पावर है और बी के अंदर भी 20% वोटिंग पावर है, तो ये एक लिंक क्रिएट हो गया दोनों के दरमियान में। यस सर। ये एसोसिएट बन जाएंगे। इसी तरह सी जो है वो ए के अंदर भी डायरेक्टर है, सी जो है वो बी के अंदर भी डायरेक्टर होगा तो भी एसोसिएट बन जाएंगे। इस तरह सी जो है वो ए के अंदर भी ऑफिसर है, सी जो है वो बी के अंदर भी ऑफिसर है, तो भैया वो भी एसोसिएट बन जाएंगे। अगर कंपनी जो है वो कॉमन मैनेजमेंट के अंदर काम कर रही हो, जिस तरह सब्सिडीज वगैरह होती हैं, तो वो भी एसोसिएट हो जाएंगी। तमाम सब्सिडीज एसोसिएट कंपनीज होती हैं, ठीक है। लेकिन तमाम एसोसिएट सब्सिडीज नहीं हो सकती, हो सकता है 20% वोटिंग पावर हो, सब्सिडी तो 50% पे बनती है। या कंपनी जो है वो मुदारबा मैनेज्ड है, मुदारबा कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बिजनेस सेटअप होता है, इस्लामिक फाइनेंसिंग सेटअप होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस के ऊपर काम होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं कि भाई अपना ही एक इस्लामिक सेटअप अलहदा से बना लेती हैं, तो वो भी एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और जो शेयर की होल्डिंग होनी चाहिए वो शख्स डायरेक्टली भी हो सकती है उसके पास, इनडायरेक्टली भी हो सकती है सी के पास, मतलब इसके बीवी बच्चे किसी के पास भी हो सकती है। एक्सेप्शन क्या है? देखो भाई अगर एक डायरेक्टर है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो ए में भी है और वो बी में भी है, तो ये दोनों एसोसिएट नहीं बनेंगे क्योंकि ये डायरेक्टर जो है ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है। इसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो एक टाइम पे मुख्तलिफ कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, तो वो तमाम कंपनीज आपस में एसोसिएट नहीं हो जाए। इस तरह अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, ये एक ट्रस्ट होता है, इसके अंदर कंपनीज अपने शेयर रखवा देती है और फिर उससे आने वाला रिटर्न जो है वो कुछ मखसूस लोगों के ऊपर उनके बेनिफिट के लिए यूज होता है। तो लिहाजा अगर एक नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और उसके अंदर कोई 5-10 कंपनीज के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5-10 कंपनीज आपस में एसोसिएट हो जाए। नॉर्मली तो ये होता है कि अगर सेंटर लिंक जो है उसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो दोनों के अंदर, तो वो एसोसिएट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सेंट्रल लिंक नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का है या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का है तो वो एसोसिएट नहीं बनेगी। क्लियर है?
Yes, sir. क्या कोई कंपनी किसी अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? लॉ कहता है जी सिर्फ एक सूरत कर सकती है, अगर देखो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करनी हो ये डायरेक्टर की पावर होती है, डायरेक्टर कर सकते हैं, लेकिन जब एसोसिएट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बेटा वहां पे रिस्क होता है कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह हो वो कम हो या कोई फेवरेटिज्म शो की गई हो। तो लिहाजा वो कहते हैं कि भाई अगर एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने अप्रूवल लेनी है मेंबर की स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, और उसके अंदर लिखा हो रेजोल्यूशन के अंदर कि नेचर क्या है, पीरियड क्या है और इन्वेस्टमेंट वगैरह की टर्म एंड कंडीशन। और ये अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी को कर्जा दे रही है, लोन दे रही है, इन कैश दे रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो इसके लिए जरूरी है कि पहले स्पेशल रेजोल्यूशन हो और फिर इसका रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब उसके शेयर खरीद लिए, तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा। लेकिन एक कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी को कर्जा दे रही है, उसकी दो कंडीशन है, पहले नंबर पे स्पेशल रेजोल्यूशन हो, दूसरे नंबर पे रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके अंदर नेचर ऑफ लोन, पर्पस ऑफ लोन, पीरियड ऑफ द लोन, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो इंटरेस्ट मिलना है, कोई कमीशन वगैरह है, रीपेमेंट शेड्यूल, पैसे वापस कैसे होने हैं, और पेनल्टी क्लास की अगर इसके केस में कोई डिफॉल्ट करता है तो पेनल्टी क्या होगी, और सिक्योरिटी वगैरह भी अगर कोई रखनी है तो तमाम डिटेल रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. और इसी तरह अगर वो कहता है कि जो आप एसोसिएटेड कंपनी को लोन दे रहे होंगे उसके ऊपर जो आप रिटर्न ले रहे हो वो कम से कम इतना हो जितनी आपकी बोरिंग कॉस्ट है। इससे क्या मुराद है? देखो भाई आप ए कंपनी है, बी उसके एसोसिएट है, ए बी को लोन देना चाहती है, बी कहती है कितना इंटरेस्ट दो, ए उसी वक्त चला जाता है बैंक में, बैंक से कहता है जी मैं आपसे 5 लाख का लोन लूंगा तो कितना इंटरेस्ट लोगे, वो कहता है 5%, वो आ जाता है बी के पास, कहता है जी 5%। तो ये वो इंटरेस्ट है, अगर ए जो है वो किसी बैंक से पैसे लेता है तो उसे पे करना पड़ेगा, तो लिहाजा इस रेट से कम जो है वो एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्लियर है? सर लोन तो बैंक से लिया होगा ना, तो बी के साथ क्या मतलब ताल्लुक? जी बच्चे, सर ए कंपनी बैंक से लोन लेगी? भाई एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों एसोसिएट है। बड़ा भाई छोटे भाई से कर्जा लेगा तो इस चीज का चांस है ना कि बड़ा भाई को कम इंटरेस्ट पे छोटा भाई कर्जा दे दे, ऐसी बात है ना, या इंटरेस्ट फ्री दे दे, बड़ा भाई है ना, यस, यस एसोसिएट है सर। ना। लेकिन ये जो कंपनी जो छोटा भाई पैसा दे रहा है क्या ये उसके बाप का है? ये तो डायरेक्टर है, पैसे तो मेंबर्स का है ना, यस सर। तो भाई ये नहीं दे सकता ना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। यस सर। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि इंटरेस्ट रेट आज क्या चल रहा है? बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को जी मुझे आप कर्जा दो, छोटा भाई कहता है कि यार कितना इंटरेस्ट दोगे, बड़ा भाई कहता है जो तुम कहो जो आजकल चल रहा है, छोटा भाई कहता है आजकल क्या रेट चल रहा है, बड़ा भाई कहता है जाके बैंक से पता कर लो कि अगर आप उससे उधार लेते हो तो वो कितना चार्ज करते हैं। छोटा भाई बैंक में जाता है कहता है जी अगर मैं आपसे 5 लाख रुपए उधार लूं तो आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करो, वो कहता है जी 5% के हिसाब से। वो आके बड़े भाई को बताता है जी मार्केट में इस वक्त रेट जो है वो 5% चल रहा है, लिहाजा 5% दे दो मुझे। तो वो जो 5% रेट है वो बोरिंग कॉस्ट है कंपनी की, मतलब अगर कंपनी खुद मार्केट से लोन लेने जाए तो उसे 5% पड़ेगा, तो लिहाजा अगर वो अपनी एसोसिएट कंपनी को लोन दे रही है तो वो कम से कम 5% लोन तो चार्ज करे ना भाई। यस सर। हाँ ये बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट है। इस तरह वो कहता है डायरेक्टर्स जो हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि उन्होंने तमाम काम तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो पूरी ईमानदारी से चेक करके वेरीफाई किए हैं। इसी तरह अगर टर्म एंड कंडीशन में कोई चेंज होती है तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव होगी, और एससीसीपी के पास पावर है कि वो कह सकती है कि किस किस कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, मसलन प्राइवेट कंपनीज को रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? चलो बेटा आज हम यहीं पे रुकते हैं इसको इंशाल्लाह, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे आप पढ़ भी लेना तो अच्छी बात है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है और इस अटेम्प्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ये हम इंशाल्लाह इसको कल करेंगे, इस कल साथ में अपना चैप्टर 1 जो है उसको भी इंशाल्लाह कल खत्म कर देंगे। ठीक हो गया? यस सर। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपने ध्यान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।